बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स गुफ्तगू। क्विक एंड इजी कार लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, ताकि आपके सपनों को ब्रेक ना लगे। रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान यंग एक्टर सिंगर आदर्श गौरव का मौका मिला। मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा है ना, मेरा राजा बेटा है ना, जाकिर बहुत खुश नसीब मेरा था। राजा बेटा है ना, वो रो सकता मेरा था। राजा बेटा है ना। फिल्म जगत के कलाकारों से मिलते हुए और सीखते हुए आदर्श एक्टिंग की तरफ संजीदा होते गए। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद आदर्श गौरव ने ड्रामा स्कूल मुंबई से एक्टिंग सीखी, जिसने उन्हें अपने क्राफ्ट और अपने अभिनय कौशल को निखारने में मदद की। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो यार, पता करो कौन कर रहा है। चुप साले, एक तो सेठ जी को जहर दे दिया, ऊपर से मुझसे भीख मांग रहा है। मैं क्यों करूंगा जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो भाई है वो मेरा यार, मैंने इसको भी एप्पल नहीं काटा है जिंदगी में, मैं साइनाइड क्या बनाऊंगा। सोचो जरा यार, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है जगन भाई। कोई और ही है जो हम सबको फंसा रहा है। सन 2017 में आदर्श गौरव ने मॉम फिल्म में मोहित चड्ढा का रोल निभाया, जो उनका सबसे कामयाब रोल साबित हुआ। उसी साल की फिल्म रुख में आदर्श गौरव मनोज वाजपेयी के साथ लीड रोल में नजर आए। एक्सीडेंट था वो ध्रुव, और तू ना इन सब में मत पड़। क्या छुपा क्या रहे हो आप सब मेरे से? मालूम था मेरे को, ये लोग नोच खाएंगे लाश को। पागल हो गया क्या? मैं नहीं मानता कि वो एक्सीडेंट था। देखो एक तरफ है सुबह हो चली, रुख मोड़ दे अब तो खोल दे जिंदगी। What is it that you want to do? I want to serve you and Ashok sir. No, you can't possibly believe that. ये my driving. I'm just one who has woken up while the rest of you are still sleeping. बहुत बहुत स्वागत है आदर्श। Thank you sir, thank you for having me. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी अभी तो आपकी वो फिल्म जो वाइट टाइगर जिस तरह से आपको चर्चा में लाई, ये ज़रूर है कि आप तो करीब 10 साल हो गए आपको फिल्मों में भी ड्वेल करते हुए, लेकिन हमें बताइए कि एक सिंगिंग में भी आपने शुरू में बहुत हाथ आजमाया, जो कि आपका शौक़ अभी भी होगा मेरा ख्याल है। तो क्या एक्टर बनने का भी आपको तभी से शौक़ था जब आप सिंगिंग सीख रहे थे? नहीं, मुझे एक्टर बनने का कभी शौक था नहीं ऐसे। मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना मैंने शुरू किया जब मैं 5 साल का था, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे फादर को गाने का बड़ा शौक़ था। उनके बचपन में अभी भी गाते हैं, और मेरी दादी भी गाती थी, लिखती भी थी तेलुगु में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल लेसन्स के लिए भेजा गया। और जब इतना छोटा था कि मुझे नोट्स मैं पढ़ भी नहीं पाता था, मैं सिर्फ सुन के सीखता था। एक्टिंग जो की है वो एकदम एक्सीडेंटली हुआ, वो बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद हुआ। बॉम्बे भी परिवार के साथ 2007 में शिफ्ट हुआ है। उनमें से एक कारण इसलिए था ताकि मेरे जो म्यूज़िक का करियर है वो यहाँ पे मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। प्लेबैक सिंगिंग का अल्टीमेटली मेरा ड्रीम था। तो हाँ, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में गया था 2007 में, और सुरेश वाडकर की एकेडमी में मैं सीखता था। तो पद्मा जी मेरी टीचर थी, सुरेश जी की वाइफ, और उन्होंने मुझे 2-3 फिल्मों में गाने का अपॉर्चुनिटी दिया, कुछ स्टेज शोज़ करने की अपॉर्चुनिटी दी। उन्हीं शोज़ में से एक शो में मुझे किसी ने देखा, और फिर उन्होंने पूछा कि तुम एक्टिंग करना चाहते हो, और मैंने हाँ बोल दिया, और उसके बाद
वहीं से शुरुआत हुई। और उस शुरुआत के बाद फिर आपने ख़ुद प्रोएक्टिवली ये कोशिश करना शुरू की होगी कि हाँ एक्टिंग में ठीक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके पास पोर्टफोलियो वगैरह लेके जाया जाए, और वो दौड़ा भागी, उसका क्या अनुभव है? मतलब ये एक्टिंग को सीरियसली लेने का, क्राफ्ट को सीरियसली लेने का जो निर्णय था वो बहुत बाद में हुआ, तकरीबन 6 साल शुरुआत करने के बाद। इनिशियली तो ऐसे था कि स्कूल जाता था मैं मतलब मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड्स जब टाइम मिलता था मम्मी के साथ जाके ऑडिशंस देता था। मुझे याद है कि जब पहली बार उस टाइम उन दिनों में पोर्टफोलियो भेजना पड़ता था, 2008 की बात है, तो कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे जो बेसिकली दे यूज्ड टू बी मिडिल मैन बिटवीन कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स। तो उनके पास एक रोस्टर ऑफ एक्टर्स हुआ करता था और फिर वो भेजते थे एक्टर्स को। तो मेरी जो कोऑर्डिनेटर थी उनका नाम था नाजली करीम बॉय, वो रायल पदमसी के साथ काम करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक पोर्टफोलियो अपना बनाओ। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उन्होंने बोला कुछ तस्वीरें खींच के भेजो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पापा को बताया, उन्होंने पार्ला स्टेशन के पास हम गए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्टूडियो जो होता है वहाँ पे 3 तरीके की फ़ोटोज़ हमने खिंचाए फुल लेंथ, एक सामने देखते हुए, एक इधर देखते हुए और इधर देखते हुए, सेम कपड़ों में सेम एक्सप्रेशन। तो मैंने वो तीनों फ़ोटोज़ उनको भेजे और 1 हफ्ते में 2 फ़ोटोज़ वापस आ गए मेरे पास लेटर में। बोले कि व्हाट यूज़ आर दीज फ़ोटोज़ टू मी, आई मेंट अ प्रॉपर पोर्टफोलियो। तो फिर स्टूडियो 90 करके एक जगह है जुहू में, तो वहाँ पे जाके मैंने 3000 रुपये में 10 फ़ोटोज़ खिंचाए, कुछ अलग कपड़ों में, कुछ अलग एक्सप्रेशंस के साथ, और फिर मैंने भेजे। तो ये शुरुआत का टाइम था। बट सीरियसली मैंने लेना शुरू किया जब मैंने बनाना करके एक फ़िल्म की थी 2013 में। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई है, बट उस दौरान मुझे जो है वो एहसास हुआ कि ये करते हुए जितनी खुशी मुझे मिलती है वो किसी और चीज़ करने में मुझे वो महसूस नहीं हुआ है। क्योंकि क्लासिकल भी मैं तब एंजॉय उतना नहीं करता था जितना अब करता हूँ। 14-15 साल की उम्र में ख़ास करके, क्योंकि मेरे लिए कल्चरल शिफ्ट था जमशेदपुर से बॉम्बे आना। सडनली मुझे लगा कि क्लासिकल म्यूज़िक सुनना और गाना इतना कूल नहीं है। यहाँ पे लोग वेस्टर्न बैंड्स को ज़्यादा सुनते रहे, लिंकिन पार्क, उस टाइम जो हिप हॉप वगैरह। तो मैंने वो पीयर प्रेशर के कारण क्लासिकल म्यूज़िक छोड़ दिया सीखना, और फिर बैंड अपना फॉर्म किया, और ऐसा कुछ रहा है। तो बीच में आपने कहा कि तेलुगु का जिक्र आया कि आपके पिता शायद तेलुगु में भी गाने गा लेते रहे। फिर आप जमशेदपुर का भी जिक्र कर रहे हैं, तो ये तेलुगु और कुछ जमशेदपुर, कुछ अपने बचपन के बारे में, परिवार के बारे में हमें बताइए। तो परिवार की हिस्ट्री ये रही है कि मेरे नाना जी और उनकी फैमिली जो है वो विजयनगरम में रहते थे, आंध्र प्रदेश में। मेरे पर नाना जी जो है वो फॉरेस्ट रेंजर हुआ करते थे महाराजा विजयनगरम के लिए। तो फिर एक बार उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो मेरे नाना जी के बड़े भाई हैं, उस टाइम जो ईस्ट सिंहभूम एरिया था वहाँ पे आयरन और डिपॉजिट, स्टील डिपॉजिट डिस्कवर हो रहे थे। तो टाटा स्टील नया नया आया था, कुछ और भी कंपनीज आई थी। तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में खोजते खोजते जमशेदपुर पहुँचे। उनके पीछे पीछे कुछ साल बाद मेरे नाना जी, जब वो सिर्फ 6 साल के थे, मेरे नाना जी और उनकी मम्मी, तो वहाँ से लेकर जो मेरा नैनीहाल रहा है मम्मी के साइड, वो पूरा जमशेदपुर में उनका रहा है। तो मैं भी वहीं पैदा हुआ था, और बहुत ही अमेजिंग चाइल्डहुड रहा है मेरा बचपन में। मतलब दिन में कम से कम 4 से 5 घंटा मैं बस बाहर ही खेलता था। स्कूल से वापस जैसे ही आता था 4 बजे क्रिकेट खेलने चले गए। क्रिकेट खेला, उसके बाद छुपा छुपी खेला, खो खो खेला, रिले रेस किए। तो करते करते 8:30-9 बजे घर आते थे, डिनर करते थे और फिर सो जाते थे। यही रूटीन रहता था। टीवी सिर्फ 1 घंटा शायद रात में सोने के पहले देखते थे उस टाइम, कार्टून नेटवर्क या जो भी भैया देख रहे हैं। बड़े भाई हैं मेरे 7 साल बड़े, तो रिमोट यूजुअली उनके हाथ में रहता था, तो जो वो लगा दिए वही देख रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ चाइल्डहुड रहा है। और फिर तभी से तो गाना भी शुरू हो गया था अगर? हाँ, गाना तो एकदम बचपन में ही, 4-4.5 साल 5 साल में। तो हफ्ते में शायद 3-4 दिन क्लासेस होते थे और बाकी हर दिन रियाज करवाते रहे पापा मम्मी। तो वहाँ पर कुछ पढ़ाई, और उसके बाद फिर मुंबई में पढ़ाई का क्या सिलसिला आपका रहा? तो 8th स्टैंडर्ड में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, और लीलावती बाई पोदार स्कूल जो है सेंटा क्रूज़ में, वहाँ पे मैंने 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड पढ़ा। अच्छा, मैं साइंस में बड़ा कमज़ोर था, और मेरे जो पापा हैं वो उन्होंने केमिस्ट्री मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में। तो उनको बड़ा ये ऐसा लगता था कि ये कैसा है कि मतलब जो मुझे साइंस बिल्कुल समझ, मतलब बैलेंसिंग इक्वेशंस भी नहीं कर पाता था मैं केमिस्ट्री में।
तो पर मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल और ब्रॉड माइंडेड रहे हैं हमेशा से, तो उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दिया कि नहीं हो रहा है तुमसे तो तुम 9th में कॉमर्स ले लो। मेरे स्कूल में भी वो ऑप्शन था, मैंने 9th में ही साइंस छोड़ दिया। हालांकि अब मुझे उस बात का दुख होता है कि बेसिक साइंस तो ज़रूरी है पढ़ना 10th स्टैंडर्ड तक, बट 9 से कॉमर्स पढ़ा और फिर 11-12 मिठी बाई कॉलेज में जूनियर कॉलेज गया मैं, और फिर डिग्री मैंने नरसिम्हा मुंजी कॉलेज में किया, जहाँ पे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, प्रिडोमिनेंटली उस चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाई की। और ये सब पढ़ाई को आधार बनाकर करियर आगे बढ़ाना है, ये आपके मन में कभी ऐसा हुआ होगा जहाँ से आपने सोचना बंद कर दिया होगा कि अब इस पढ़ाई को आधार बनाकर आगे ज़िंदगी नहीं गुजारनी? हाँ, मतलब क्योंकि कभी मुझे लगता है मुझे बहुत बाद में, जब मैं शायद 3rd ईयर कॉलेज में था, तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आज तक मुझे एक ही सब्जेक्ट दिलचस्पी से जो मैं पढ़ा हूँ वो हिस्ट्री था। लेकिन उस टाइम वो रियलाइजेशन था नहीं जब मैं 15-16 साल का था। मैं पढ़ कुछ और रहा था, इंटरेस्टेड किसी और चीज़ में था, तो कोई कोरिलेशन ही नहीं था। तो ये बात तो मैं 2nd ईयर तक मैं क्लियर हो गया था कि आगे पढ़ाई करके क्या, मतलब MBA भी कर लूँ। भैया हालांकि मेरे MBA उन्होंने किया, तो पापा को ऐसे था कि नहीं, अगर तुम्हें कुछ करना भी है तो पहले तुम अपना एटलीस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करके मास्टर्स भी कर ही लो, ताकि सेफ साइड कल को अगर कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट एक जो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का वो ये होता है एक। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने मास्टर्स में भी एडमिशन ले लिया था ग्रेजुएशन के बाद। हालांकि कभी क्लासेस गया नहीं मैं, उन दिनों कॉलेज के बहाने जाता था और फिल्में देखता था दोस्तों के घर बैठ के, और यही हम डिस्कस करते थे कौन सी नई फिल्म आई है। और हाँ, पढ़ाई में कभी कुछ खास दिलचस्पी रहा नहीं, पढ़ाई करना था इसीलिए कर लिया, और एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ मैं, कभी टॉप 10 में भी नहीं आया हूँ लाइफ में। हमेशा 15th, 16th, 19th रैंक टाइप स्टूडेंट रहा हूँ। और ये सब करते हुए जो आपका क्लासिकल सिंगिंग वाला सिलसिला था वो कब तक चलता रहा, या अभी भी चल रहा होगा, ये एज्यूम वो क्या है सिंगिंग वाला? तो जैसे कि मैंने कहा कि 10th स्टैंडर्ड में मैंने ये निर्णय लिया कि अब क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो कूल नहीं है, तो मुझे नहीं सीखना है, तो मैंने छोड़ दिया। फिर 11th-12th में आके मैंने देखा कि जो लोग बैंड में होते हैं कॉलेज में, वो बहुत उनको अटेंशन मिलता है और वो लोग उनको एक तरीके से देखते हैं एस्पिरेशनली। तो मेरा वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मैं भी ऐसा कूल दिखूं और कूल बनना चाहता था। उस टाइम मैं इंग्लिश म्यूज़िक ज़्यादा सुनता नहीं था। 10th स्टैंडर्ड में पहली बार मेरे भैया ने मुझे एक हार्ड डिस्क दिया था जिसमें पिंक फ्लॉइड, लेड ज़ेपलिन, RHCP, आयरन मेडन वगैरह मैंने पहली बार सुनना शुरू किया इंग्लिश म्यूज़िक। वो मेरा इंट्रोडक्शन था। तो वहाँ से फिर मैं एक बैंड के लिए गाना शुरू किया मैंने, फिर एक दूसरा बैंड के लिए गाना शुरू किया मैंने। तो ये चलता रहा 2-3 साल तक। हम बैंड के साथ बहुत बिजी रहते थे, शोज़ करते थे, हफ्ते में 3-4 बार हम जैम रूम बुक करके जैम करते थे। हमने अपना एक EP भी बनाया जिसमें 4 ओरिजिनल गाने हमने बनाए, जिसमें से सभी गाने मैंने लिखे, कंपोज किए। क्लासिकल म्यूज़िक के साथ दोबारा मुझे लगता है 3-4 साल से, पिछले 3-4 साल से मेरी दिलचस्पी जो है उसके तरफ वापस जगी है। अब जो है मैं रियाज़ करता हूँ, मैं क्लासिकल म्यूज़िक में ही रियाज़ करता हूँ हर दिन सुबह। ये तो हुई इसकी बात कि आपने क्लासिकल म्यूज़िक और फिर कुछ वेस्टर्न म्यूज़िक के बीच में सिर्फ इसलिए कि कूल वाला भी एक पहलू जो था थोड़ा सा, और आपने कहा कि फ़िल्मों में भी ये था कि दोस्तों के साथ नई फिल्में क्या रिलीज़ हुई हैं, ये सब बातें तो होती रहती थी। लेकिन फिर फिल्मों में एक्टिंग करने को लेकर जो तरह तरह की फिल्में देखने की दुनिया जो खुलती है, वो आपके केस में फिर क्या हुई? किस तरह का सिनेमा देखकर आप अपनी दुनिया थोड़ा खोल रहे थे एक्टिंग में? मुझे याद है बचपन में मुझे राम गोपाल वर्मा की फिल्में बहुत पसंद आती थी, और वो शायद इसलिए क्योंकि भैया भी उन फिल्मों के बारे थोड़ा ज़्यादा बात करता था। दिल चाहता है मुझे याद है कि जब आई थी मुझे बहुत पसंद आई थी, हालांकि मैं सिर्फ 7 साल का था। पर फिल्मों को लेकर सीरियस इंटरेस्ट मेरी जगी आई थिंक 2nd-3rd ईयर कॉलेज में। कुछ एक आध दोस्त थे जो मेरी तरह ही इंटरेस्टेड थे फिल्मों में बात करने के बारे में। और फिर मैंने अनुराग सर के साथ एक शॉर्ट फिल्म किया था जब मैं 3rd ईयर में था, क्लीन शेवन नाम था उसका। फिर अनुराग सर ने मुझे बहुत डायरेक्टर्स के बारे में बताया। मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनकी एक जो कमरा है उनका,
एक तरफ कमरा का सिर्फ डीवीडी से भरा हुआ है और दूसरा कमरा एक तरफ सिर्फ बुक से भरा हुआ है। तो मुझे अनुराग सर की भी फिल्में हमेशा से बचपन से ही बहुत इंट्रीग करती थी। वो हमेशा चीज़ों को क्वेश्चन करते थे, कभी प्रीच करने की कोशिश नहीं करते थे। तो मुझे उस वो थॉट मुझे पसंद आया। तो मेरी इंट्रोडक्शन टू आई थिंक सिनेमा वाज अनुराग सर, राम गोपाल वर्मा इंडिया में। बाहर मुझे डेविड फिंचर, डेविड लिंच वगैरह की फिल्में बहुत पसंद आने लगी थी उस दौरान। तो वैसे कुछ। तो हिंदी फिल्मों की दुनिया के बारे में तो आपने ठीक से बताया। और बाकी वर्ल्ड सिनेमा या फिर हॉलीवुड के बारे में आपने थोड़ा सा जिक्र किया। कुछ और बताइए कि ये जो दुनिया भर में बन रहा सिनेमा है उसमें बतौर एक एस्पायरिंग एक्टर आपको कौन सी चीज़ें आकर्षित कर रही थी? मुझे अल्फ्रेड हिचकॉक बहुत आकर्षित करते थे। वो करते हैं अभी भी। मैं उनकी फ़िल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। डेविड फिंचर, डेविड लिंच, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, गाय रिची, जिस तरीके का कॉमेडी वो डालते हैं अपनी फिल्मों में। तो ऐसी फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं कुछ डायरेक्टर्स के। ऐसे हालांकि नाम तो बहुत हैं पर अभी जो याद आ रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड ये कुछ लोग हैं। और फिर एक्टिंग को सीखने के लिए भी कुछ आपने कोई कोशिश की कि कोई कोर्स ज्वाइन कर लें या कोई क्रैश कोई इस तरह का कोर्स जैसा कर लें? मैं जब 2015 में मैं रुख करके एक फ़िल्म के लिए शूट कर रहा था तो उसके पहले से मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो सोशल सर्कल है उसमें मैं जिन एक्टर्स को जानता था, कुछ बहुत चुनिंदा एक्टर्स को जो मेरी ही तरह हम ऑडिशंस के लिए जाते थे, तो उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्राफ्ट के बारे में थोड़ा कम बात करते थे। तो मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाता था ज़्यादा। तो जब मैं रुख, और उसके पहले से मुझे लगता था कि मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं और ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ फिल्मों के बारे में और सिर्फ क्राफ्ट के बारे में बात हो रहा है, और मुझे वैसे किसी एनवायरनमेंट का पार्ट होना था। तो मुझे पहले लगा कि शायद कुछ थिएटर करूँ, तो ऐसे लोग मुझे मिले। तो मैंने 2011 में थेस्पो करके जो होता है थिएटर फेस्टिवल, क्वासार पदमसी उसको चलाते हैं, तो थेस्पो में मैंने जाके कुछ मुझे लगता है 2 हफ्ते ऐसे बैक स्टेज किया और फिर मैं भाग गया वहाँ से, क्योंकि मुझे बैक स्टेज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और पेशेंस नहीं था मेरे में। तो फिर रुख के समय मैंने मनोज सर को ऐसे बताया कि सर मुझे ट्रेन करना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो बोले कि NHD जाओ तुम। पर NHD का ये था कि उस टाइम 6 थिएट्रिकल प्रोडक्शंस का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। और मैं तकरीबन 21 साल का था उस टाइम। मैंने कहा यार मैं अगर अभी 6 थिएट्रिकल प्रोडक्शन जब तक करूँ उसमें ही 2-3 साल निकल जाएंगे, फिर उसके बाद और 3 साल, तो मुझे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल उस टाइम लग रहा था। तो एज एन ऑल्टरनेट फिर मैंने पता किया कि और क्या जगह हैं जहाँ जा सकता हूँ। मेरा बड़ा मन था कि मैं अब्रॉड जाके पढ़ाई करूँ, बट फाइनेंशियली ऐसा पोजीशन था नहीं के। तो फिर किसी ने ड्रामा स्कूल मुंबई के बारे में जिक्र किया, तो फिर मैंने उसके बारे में बेसिक जो है रिसर्च किया और वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, और उसके बाद मैंने 1 साल तक ड्रामा स्कूल मुंबई में पढ़ाई किया। और मुझे लगता है वो 1 साल मेरे लिए सबसे ज़्यादा अभी तक फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम सिंगल माइंडेड फोकस के साथ सिर्फ काम करते थे, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक। और ना कि सिर्फ एक्टिंग बट ऑल्सो हम लिखते थे, हम डायरेक्ट करते थे, लाइट्स के बारे में पढ़ते थे, साउंड के बारे में पढ़ते थे, अलग अलग एक्टिंग के टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ाई की। तो मुझे बहुत मज़ा आया वो 1 साल वहाँ पे। और टीचर्स भी हमारे ऐसे थे कि जो अलग अलग कोई लकॉक स्कूल से पढ़ा है, कोई कॉमेडिया सीख के आया है, कोई लैम्डा से पढ़ के आया है, कोई NHD से है। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग जो मुझे बहुत आकर्षित करता था। तो वो 1 साल मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। मैंने तो शायद गुफ्तगू में जितने मेहमान आए हुए हैं उनमें से पहले आप मेहमान हैं जो ड्रामा स्कूल मुंबई की बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन है कि मुंबई में कोई ड्रामा स्कूल भी साल भर का कोर्स है। ये 1 साल का कोर्स है, चरनी रोड में है। जिहान मानिक शॉ जो हैं उन्होंने ये स्कूल शुरू किया था 2-3 और लोगों के साथ। गीतांजलि कुलकर्णी भी इसकी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो मैं जब ज्वाइन किया वो सिर्फ 4 साल पुराना था, अब वो 8 साल नेसेंट स्टेज पे है हालांकि, पर बहुत ही बढ़िया स्कूल। और कितने बच्चों का बैच होता है? डिपेंड करता है। मेरे बैच में थे अराउंड 13 से 14 लोग। हाँ, मेरे से पहले बैच में कुछ ज़्यादा थे, अब और ज़्यादा हैं।
तो मतलब अगर 3 साल के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कोर्स को देखें और 1 साल के मुंबई के इस ड्रामा स्कूल को देखें तो इतना तो आपको इक्विप कर ही देता है कि आप फील्ड में उतर सकें। क्या अनुभव है आपका इसमें? मतलब वो तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है सर। मुझे लगता है कि कभी भी आपको इनफ नहीं लगता है। 1 साल जब ख़त्म हुआ मुझे लगा अरे इतना जल्दी ख़त्म हो गया, मैंने सीखा ही क्या है। तो वो तो हमेशा मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट का वो प्रयास होता ही है, मतलब ना कि सिर्फ एक्टर के, आप लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ ऐसे करते रहें जो कि आपके रेपर्टोयर ऑफ स्किल्स को बढ़ाते रहे और आप नई नई चीज़ सीखते रहें, नई एक्सपीरियंसेस को बटोरते रहें। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ वर्कशॉप भी कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा हो तो उसमें भी जो है वहाँ जाके एक्सप्लोर करूँ। मैंने केरला में एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप किया था 2019 में, 2018 में एक्चुअली, हाँ 2018 में नवरसा का वर्कशॉप था 15 दिन का। तो वैसे ही कुछ कुछ वर्कशॉप जो भी होते रहते हैं इंटरेस्टिंग, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो भी करते रहूँ। हालांकि ये पूछना आपसे थोड़ा जल्दबाजी में, मतलब जल्दी पूछना हो जाएगा कि थिएटर में ख़ास तौर पर ये जो थिएटर की ट्रेनिंग है इसमें कौन सा आपने कौन से बिंदु को अपने लिए जैसे एक मंत्र की तरह मान लिया होगा कि इतनी सारी बातें कही जाती हैं, लोग एक्टिंग की बहुत सारे टिप्स देते हैं, लेकिन आपकी इस सिखाइयों की दुनिया में कौन सी एक टिप्स जिसे बोलते हैं वो आपने कौन सी ली जो आप उसको लेकर आगे उस सिरे को पकड़कर बढ़ते रहते हैं? मुझे लगता है सर 2 चीज़ें जो मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कवर की हैं, वो एक तो ये है कि आप खुद को जानते हैं, समझने लगते हैं एक्टिंग स्कूल जाकर। उसके पहले आपको यही नहीं पता होता कि आप कौन हैं, आप बस जी ही रहे हैं जीवन में। लेकिन जब आप ड्रामा स्कूल जाते हैं तो सब कुछ एक माइक्रोस्कोप के अंडर होता है, तो सडनली लोग आपको अवेयर करवाते हैं कि अरे तू तो ऐसा चलता है, या तेरी स्पाइन कोलैप्स्ड है, तेरे शोल्डर्स कोलैप्स्ड हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव आप जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुद ही अवेयरनेस नहीं है कि आपकी बॉडी कैसी है और आप कैसे बात करते हैं और कैसे क्या आपके पैटर्न्स हैं एज एन इंडिविजुअल, तो वो हर कैरेक्टर में वो पैटर्न लीक करने लग जाते हैं। तो फिर वो कैरेक्टर नहीं रहता, फिर वो आदर्श ही हर कैरेक्टर में दिखता है। तो मुझे लगता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि मैं अवेयर हुआ कि अच्छा ये मैं ऐसा चलता हूँ क्या, अच्छा मैं ऐसे बात करता हूँ, अच्छा ये शब्द मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और दूसरी जो चीज़ है वो है लिसनिंग, सुनना। मुझे लगता है उसके पहले, ड्रामा स्कूल के पहले मैं सुनता नहीं था एज एन एक्टर। मैं पहले से ही डिसाइड कर लेता था कि फलाना अगर स्क्रिप्ट दिया हुआ है, मुझे लाइंस है तो मुझे ये लाइंस ऐसे ही बोलने हैं। तो वो जो बीइंग प्रेजेंट एट द मोमेंट, और जब आप अफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं चीज़ों को, खुद को, अगर आप खुले नहीं हैं उस एक्सपीरियंस के लिए, तो फिर वो झूठ है। तो लिसनिंग का मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन मिला मुझे ड्रामा स्कूल में, कि इतनी तैयारी मत कर लो कि तुम सुनने के लिए रेडी नहीं हो कि सामने से हो क्या रहा है। क्योंकि सामने से अगर बंदा कुछ और कर रहा है तो तुमने जो डिसाइड किया है वो शायद अब तुम ना कर सको, कि वो फिर अनजस्टिफाइड होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो इस तरह से ड्रामा स्कूल से निकलकर आपने कौन थिएटर प्रोडक्शंस में भी कुछ काम किया? मैंने ज़्यादा तो नहीं काम किया सर। मैंने एक जो प्ले है जो ड्रामा स्कूल में ही मैंने लिखा था, को राइट किया था और डायरेक्ट किया था उसको, अय्यो राजू नाम का प्ले, तो वो मैंने एक थेस्पो में ही परफॉर्म किया, उसको डायरेक्ट किया मैंने। और NCPA में मैंने एक प्ले में एक्ट किया जिसका नाम लुक्रीज था, और उसको पॉल गुडविन नाम के एक ब्रिटिश डायरेक्टर है, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो बस स्टेज पे मैंने बस यही 2 काम किया ड्रामा स्कूल के बाद भी। मैं फिल्मों में ही वापस मैंने दोबारा काम करना शुरू किया। इस तरह से अगर ड्रामा में सीखने के बाद ड्रामा एक फॉर्म की रूप में कितना आकर्षित करता है आपको, ये अलग बात है कि अब आप फिल्मों में ही प्राइमरली हैं, लेकिन एक ड्रामा की जो दुनिया है उसके बारे में क्या आपका आइडिया बना? मुझे लगता है कि मेरे लिए ख़ास करके थिएटर बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं ड्रामा स्कूल जाने के पहले भी कैमरा पे ही काम कर रहा था। तो इनिशियली तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये है क्या। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि वन ऑफ द फर्स्ट जब हमारे प्रोडक्शंस में वहाँ पे काम चल रहा था, तो मैं अपने को एक्टर को एक सीक्रेट बताना था मुझे, तो मैंने उसको सीक्रेट ऐसे ही बताया। तो जो ऑडियंस थे उन्होंने बोला कि क्या बोल रहे हो तुम, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा नहीं, मैं तो सीक्रेट बोल रहा हूँ, आपको सीक्रेट बता दूँ तो फिर सीक्रेट कैसा रहेगा। बोलेंगे अगर सीक्रेट नहीं बताओ तो प्ले कैसे रहेगा। तो ये चीज़ों के साथ मैं बहुत स्ट्रगल करता था।
बहुत अलग है जब आप स्टेज पे काम करते हैं और जब आप कैमरा पे काम करते हैं। तो आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, कोई रीटेक्स नहीं है आपके पास, जो होना है वही होना है। और ऑडियंस की एनर्जी भी इतनी मैटर करती है, क्योंकि जब आप कैमरा पे काम कर रहे हैं, और ये अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, मुझे लगा कि मैं क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कैमरा पे। मुझे बचपन से स्टेज फ्राइट रहा है, हालांकि मैं बचपन से स्टेज पे जा रहा हूँ, मैं कभी ऑडियंस के आंख में आंख डाल के कभी काम नहीं कर पाता था। गाता भी था ऊपर देखकर, लाइट को देखकर, या आंखें बंद कर लेता था। तो जब आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पे सभी लोगों की आंखें आपके ऊपर होती है, क्योंकि वो सब आपको देखने आए हैं। लेकिन जब आप कैमरा पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग, जितने क्रू हैं, वो लोग सब अपना काम कर रहे हैं। कोई लाइट संभाल रहा है, कोई साउंड संभाल रहा है, कोई सेट डिज़ाइन देख रहा है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। तो अटेंशन पूरा आप पे नहीं है। तो वो कहीं ना क्योंकि वो इंटीमेट ज़्यादा है, और कैमरा क्योंकि एक ऐसा लगता है कि एक और इंसान है बस कमरे में जो आपकी बातें सुन रहा है, तो वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। अच्छा, ये सब करते हुए जो पहली फिल्म आपके खाते में आई, वो कैसे आई? माय नेम इज़ खान थी मेरी पहली फिल्म। मैं 2008 से मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, और बहुत अलग अलग तरीके के ऐड ऑडिशंस दिए, टूथपेस्ट के और लाइट बल्ब के वगैरह वगैरह। कहीं कुछ मिला नहीं मुझे। और फिर 2008 के एंडिंग में मुझे माय नेम इज़ खान का ऑडिशन कॉल आया पहले, और उसमें शाहरुख खान के बेटे के रोल के लिए मुझे पहले ऑडिशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिला। तो मेरे पापा ने बताया कि आओ तुम्हें मैं सिखाता हूँ। तो फिर पापा ने कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने मुझे सिखाया, और मेरा हुआ नहीं। तो फिर अगली बार उसके बाद मैंने पापा को बोला, पापा अब आप मत सिखाइए, मैं खुद ही देख लूँगा। तो फिर 3-4 महीने बाद मुझे वापस फ़ोन आया उनका, बोले कि हम माय नेम इज़ खान के लिए ऑडिशन कर। मैंने कहा नहीं, मैंने तो दे दिया है, मेरा नहीं हुआ। बोले नहीं, ये दूसरा रोल है, ये शाहरुख खान के बचपन का रोल है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं गया, और ऑडिशन में मुझे एक कुर्सी ठीक करना था। तो मैंने कुर्सी ठीक किया, और वैसा ठीक किया कि उन्होंने मुझे ले लिया। तो ऐसे ही मिला मुझे पहला फिल्म। पहले फिल्म का एक्साइटमेंट वगैरह उसके बारे में कुछ बताइए। पहला फिल्म तो ऐसा होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि उसके पहले मैं एक बार टीवी पर आ चुका था। बहुत फ़नी किस्सा है। 2005 में सारेगामापा पहली बार जमशेदपुर में ऑडिशन ले रहे थे। तो मैं था उस टाइम 11 साल का, और मैंने कहा मुझे सारेगामापा पे जाना है। तो पापा मम्मी ने बोला बेटा तुम्हारे लिए नहीं है, 18 साल के ऊपर। मैंने कहा नहीं, मैं तो दूंगा ऑडिशन। ठीक है, बच्चा ज़िद कर रहा है, जाने दो। तो नाना जी के साथ गया, मैं लाइन में खड़ा रहा, मेरी बारी आई। उन्होंने बोला नहीं बच्चे आप नहीं कर सकते। तो मैंने हंगामा क्रिएट कर दिया वहाँ पे। आई हैड अ फ्लेयर फॉर ड्रामा बचपन से, तो मैंने हंगामा क्रिएट करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तो जितने टीवी कैमरा क्रू वगैरह था, वो सब आके एकदम मेरे मुंह पे उन्होंने कैमरा पॉइंट किया, क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप गौरव जी, आपको क्यों अंदर, तो जो भी है मैंने बताया। तो वो चीज़, जब वो सीज़न शुरू हुआ सारेगामापा का, हर एपिसोड के पहले मेरा वो क्लिप बजाते थे, वो पता नहीं क्यों। तो उससे मैं अपने कॉलोनी में फेमस हो गया कि लोग बोलते रहे अरे तुम तो टीवी पे आ रहे हो रोते हुए। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था टीवी पे आने का। लेकिन जब माय नेम इज़ खान मिला मुझे, वो मुझे मेरे परिवार में किसी ने कभी एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं किया है। तो उस रात मुझे याद है मम्मी ने मुझे एक पेप टॉक दिया था नीचे जाके। वी वेंट फॉर अ वॉक, और मम्मी ने बताया देखो ये बस पहला कदम है तुम्हारा, हो सकता है इसके बाद तुम्हें और चीज़ें मिले और हो सकता है नहीं भी मिले, पर जो भी हो योर फीट शुड ऑलवेज बी फर्मली ऑन द ग्राउंड, और एन्जॉय करो इस चीज़ को। और कुछ और ऐसी 2-3 और बातें बोली जो मुझे क्लियरली याद नहीं है। बट उस रात नाना नानी मम्मी को नींद नहीं आया, वो इतने एक्साइटेड थे कि मैं शूट करूँगा किसी चीज़ के लिए। और 3 दिन के लिए मैंने शूट किया माय नेम इज़ खान के लिए, और हर दिन अलग लोग आते थे सेट पे मेरे साथ। तो एक दिन नाना और पापा आए, एक दिन मम्मी और थिंक नानी आई, और एक दिन भैया और उनके दोस्त हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कब होगा दोबारा। तो अरे शूटिंग का मौका मिल रहा है, जाके देख लेते हैं क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशंस भी इतनी अब नाइव थी हमारी कि हमें नहीं पता था कि अच्छा वैनिटी वैन नाम का भी एक चीज़ होता है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, एसी चल रहा है, काउच है, टीवी लगा हुआ है जो काम नहीं करता है पर लगा है, और खाना खा रहे, एकदम इतना अच्छा खाना आ रहा है, सब साथ में कम्युनिटी फीलिंग है खाना खाने का। अच्छा ऐसे कैमरास प्लेस होते हैं, अरे करण जौहर तो कितने लंबे हैं इसलिए। तो मतलब ऐसी टाइप की ऑब्जर्वेशंस बहुत थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मेरा ध्यान
काम पे मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर मैं उस फीलिंग को बहुत एंजॉय कर रहा था कि मैं सेट पे हूँ और करण जौहर जो है वो मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बस इतना ही और इसमें वही जो एक ऑफ एक्टर होता है कि ये सब लोग करण जौहर हों या शाहरुख खान हों या ऐसे बड़े बड़े लोग जो जिनको आप बचपन से देख रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, वो कैसी फीलिंग है? बहुत अद्भुत फीलिंग है वो। अब क्या बताऊँ, मतलब मुझे लगता है वो स्पोर्ट्स और हमारे फील्ड में बस यही है कि आप बचपन से अपने हीरोज़ को देखते हुए आ रहे हैं और कल भी शायद देख रहे थे और आज आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है आप टीवी के अंदर घुस गए हैं। तो बहुत ही कहानी जैसी है ये किसी। तो मुझे तो एकदम यही अजीब ही लगता था कि जब करण जौहर मुझसे बात करते थे तो मैं उनकी बातों पे ध्यान कम और उनको ज़्यादा देखता था कि अच्छा ये करण जौहर के साथ ही मैं हूँ अभी। तो ये लेकिन इस सिलसिले में मशहूर सिंगर और सितारिस्ट शुजात खां का कहना है कि उनसे कोई कहा करता था कि ऑयल पेंटिंग को और सेलिब्रिटी को दूर से देखना चाहिए, तभी तक वो अच्छे लगते हैं। आपका इसमें क्या अनुभव रहा? मैंने तो आज तक जिन लोगों के साथ काम किया है वो सभी बहुत ना सिर्फ अच्छे एक्टर्स रहे हैं पर ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली अच्छे ह्यूमन बींग्स रहे हैं। सभी लोग जिनके साथ भी मैंने आज तक काम किया है बहुत गिविंग पीपल रहे हैं, बहुत सेल्फलेस रहे हैं। अननोइंगली उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे कंफर्टेबल बना के। तो इस चीज़ से पता नहीं मैं कितना एग्री करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ हम लोग बातों का थोड़ा रुख मोड़ते हुए आपकी जो गाने की जो दुनिया है उसको थोड़ा सुनना चाहेंगे हम अपने दर्शकों के लिए। ये ज़रूर एक छोटा तोहफा कि आप गाते कैसा हैं, ज़रा सुने। ज़रूर। हालांकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इस चीज़ के लिए, पर और ये बड़ी अजीब बात है कि ऐसे तो ढेर सारे गाने आप रियाज करते हैं, पर कोई गाने को बोलता है तो वही 2 गाने हमेशा दिमाग में आते हैं और लोग भी यही सोचते होंगे कि यार ये दो ही गाने का रियाज आज तक कोई और गाना नहीं गाया। लेकिन ये रॉक ऑन का एक गाना है, तुम हो तो गाता है दिल, फरहान अख्तर गाते हैं। तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ, तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ, तुम हो तो है हर एक पल मेहरबान ये जहां, जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई हर खुशी, जो तुम ना हो ये लगता है कि हर खुशी में है कमी, तुमको है मांगती ये जिंदगी, हो 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 हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। आदर्श, हमको दिल से का जो गाना आपको बहुत पसंद है रहमान साहब की वजह से, वो अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमको गाकर सुनाएं। जी। एक सूरज निकला था, कुछ तारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे दिल से रे, 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 दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया, जिया 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 ना जिया,
दिल से रे। बंधन है रिश्तों में, कांटों की तारे हैं, पत्थर के दरवाजे दीवारें, बेलें फिर भी उठती है और गुच्छे भी खिलते हैं और चलते हैं अफसाने, किरदार भी मिलते हैं। वो रिश्ते दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते हैं। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते ही दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से रे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत आपने गाया, और आगे भी हम लोग एक दो गाने और सुनना ज़रूर चाहेंगे, ख़ासतौर पर उस ईपी का जो आप लोगों ने बैंड बनाकर गाया, उसमें से कोई छोटा टुकड़ा, और आपकी क्लासिकल सिंगिंग का भी एक छोटा नमूना ज़रूर सुनना चाहेंगे, लेकिन वो आगे। हमको बताइए कि ये जो वाइट टाइगर आप तक पहुंची, हालांकि इस बीच में और भी फिल्में आपने की, उसका जिक्र करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरी दिलचस्पी इसमें है कि ये जो बलराम हलवाई है, कैसे आपने इस कैरेक्टर को जीने का तरीक़ा निकाला और ये रोल कैसे आप तक पहुंचा? टेस जोसेफ जो है वो कास्टिंग डायरेक्टर थी फिल्म की, और उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया, और उन्होंने पहले बताया नहीं था कि ये वाइट टाइगर फिल्म के लिए है। वो उन्होंने मुझे बस 2 सीन्स भेजे थे, और वो सीन्स पढ़ के मैं समझ गया था, क्योंकि मैंने बुक जो है वो बचपन में पढ़ी थी, तो उसमें बलराम का जिक्र था, और जो सीन्स थे वो मुझे पता था कि बुक से लिए गए। तो मैंने उस टाइम मेरी बस यही इंटेंशन थी कि मैं सीन्स अच्छे से करूं और ऑडिशन अच्छा जाए, और वो मुझे फ्यूचर में और भी ऑडिशन के लिए बुलाएं। मेरी अटेम्प्ट बिल्कुल थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये पार्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये इतनी बड़ी फिल्म है तो मुझे लगा कि ये शायद किसी बड़े एक्टर को लेना चाहें, और मैं शायद बस लकी हूँ कि मुझे इसके लिए ऑडिशन करने का मौका मिल रहा है। तो फिर देखते ही देखते 1 महीने के अंदर मैंने कुछ 5-6 राउंड्स दिए, और फिर रमीन, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, रमीन बहरानी, वो भी थे मेरे साथ ऑडिशंस में। उन्होंने वापस वो न्यूयॉर्क गए, और वहाँ से मुझे उनका फ़ोन आया कि हम जो है वो काम करना चाहते हैं साथ में। तो उसके बाद जो है मुझे लगा कि पहला चीज़ जो मैं करना चाहिए मुझे, वो ये कि किसी के लिए गाड़ी चलाना चाहिए ड्राइवर बन के। तो मैंने कुछ 2-3 लोगों को फ़ोन किया, यहाँ पे मुकुल देवरा साहब है जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनको फ़ोन किया, 2-3 और लोग, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी के भी यहाँ अगर आप ड्राइवरी करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ये देखना चाहेंगे कि आप कितने साल से आपको एक्सपीरियंस है, कितने लोगों के लिए आपने चलाया है, जो भी है चंद चीज़ें हैं, तो वो तो हो नहीं पाया। तो फिर मैंने कहा कि अब इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, तो मुझे लगा कि अब गाँव जाना चाहिए, क्योंकि बलराम जो है एक बहुत ही छोटे से गाँव से है, लक्ष्मणगढ़ नाम एक गाँव से है, तो मुझे लगा कि गांव जाना चाहिए। पर अब गांव जाना है तो जाना है सिर्फ झारखंड में, क्योंकि स्पेसिफिक लिंगो है फिल्म की, और मेरे कोई दोस्त मुझे वहाँ मिल ही नहीं रहे थे। जमशेदपुर में इतने दोस्त थे, पर किसी का झारखंड में कोई गांव था नहीं, और मैं किसी से उतना टच में भी नहीं था कि वो रिक्वेस्ट कर पाऊँ। बॉम्बे में से कई सारे दोस्त थे जिनके थे, पर वो गुजरात, अलग अलग स्टेट्स। तो फिर फाइनली मेरी मुलाकात हुई अक्षय नायक से, जो कि मेरे घर के बगल में रहते थे। उनसे कोइंसिडेंटली मेरी मुलाकात हुई, और पता चला कि वो चलकरी बस्ती नाम एक गांव से हैं झारखंड में। तो मैंने उनको ये बात फ्लोट की कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं आपके साथ आपके गांव चल सकता हूँ। तो पहले तो वो थोड़े हकबका गए कि अभी तो हम मिले हैं, लेकिन फिर हम 3-4 बार हम और बैठे, हमने और बातें की खूब सारी। तो फिर उनको भी जो है हमारी जो बॉन्ड बनी, तो फिर वो बोले कि ठीक है चलो, मेरा भी कुछ समय हो गया मम्मी पापा से मिले हुए, तो चलते हैं। तो फिर हमने कुछ 3-4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज करके उनके गांव पहुंचे। मैंने बस उनको एक चीज़ रिक्वेस्ट किया कि किसी को बताना मत गांव में कि मैं एक्टर हूँ। गांव में कोई अगर पूछे तो ये बताना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, वो राइटर है, बताना कि मैं तुम्हें कुछ लिखने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। तो मैं अनोनिमसली था वहाँ पे 15 दिन, और उनके दोस्तों के साथ मैंने बहुत सारा समय बिताया, उनके फैमिली के साथ बहुत समय बिताया। अक्षय और मैं भी हर दिन ये करते थे कि उसके बाइक पे बैठ के निकल जाते थे, दिन में निकलते थे, शाम को आते थे वापस, जहाँ कहीं वो मुझे ले जाना चाहें। किसी दिन लिट्टी खाने चले गए, सिंघाड़ा खाने चले गए, डैम चले गए। तो ये 15 दिन जो है गाँव में बीते। उसके बाद मैं आया दिल्ली, और दिल्ली में मैंने सोचा कि मुझे किसी ठेले पे काम करना चाहिए।
ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि बलराम जब उस चाय की दुकान पर काम कर रहा होता है, वो वहाँ कभी काम करना चाहता नहीं है, वो उससे बाहर निकलना चाहता है। तो जो फीलिंग ऑफ एंट्रैपमेंट थी वो मैंने कभी जीवन में एक्सपीरियंस नहीं की थी उस लेवल पर। तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर मैं करूँ। तो 2-3 दिन पहले मैंने कोशिश किया, मुझे किसी ने दिया नहीं, और बलराम बन के ही मैं जाता था। और वो मेरे से आईडी कार्ड पूछते थे, क्योंकि कहीं पे भी आपको नौकरी चाहिए वो क्रेडेंशियल्स देखना चाहेंगे बेसिक चीज़ों के लिए भी। तो अब आईडी कार्ड पे आदर्श है, आदर्श अलग दिखता भी है, उस समय मैं दिखा लग रहा था। फाइनली एक जगह मुझे जो है साकेत कोर्ट के पास एक आदमी मिला जो बिना आईडी कार्ड के उसने मुझे रख लिया। और वहाँ पे मैं जो है प्लेट्स वगैरह साफ़ कर रहा था और छोटी मोटी छुटपुट चीज़ें कुछ लाना खरीदना हो, चीनी दही वगैरह, और साफ़ सफाई बेसिक चीज़। तो वहाँ मैंने 2 हफ्ते काम किया, मुझे दिन के 100 रुपये दिहाड़ी मिलता था। और उसके बाद तो फिर वर्कशॉप वगैरह हुए फिल्म के, और फिर फिल्म की शूट शुरू हो गई। तो ये आपका ही कॉल था कि ऐसा किया जाए, और इसके पीछे कोई और पुराना अनुभव या किसी की बात का कोई सुना हुआ कि उन्होंने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करते हैं? मिसाल के तौर पर सुनते हैं कि बलराज साहनी भी वो जो फिल्म थी 2 बीघा ज़मीन, उसमें वो जो हाथ रिक्शा है उसको उन्होंने चलाया, या फिर ओम साहब, हाँ, तो ऐसा कुछ कहानियाँ उसके पीछे थी? या बलराज साहब और ओम साहब की कहानियों के बारे में तो मुझे बहुत रिसेंटली पता चला, पर मैं पिछले 5-6 साल से जो भी काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस इंसान को कुछ दिनों के लिए जीऊँ, क्योंकि या तो मुझे वो झूठा लगता है पूरा चीज़, वो मिमिक्री सा बन जाता है। मुझे लगता है कि जब आप कोई भी किरदार बन रहे हैं वो बहुत एक साइकोफिज़िकल प्रोसेस है। जितना आप दिमाग से स्क्रिप्ट को और लाइनों को एनालाइज कर रहे हैं, आपके शरीर को भी उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए वो चीज़ करने का। तो हालांकि मुझे ये लग्जरी ऑफ टाइम कभी मिला नहीं कि मैं इतना समय बिता पाऊँ, पर जब मैंने लैला भी किया था, जब मैंने मॉम भी की थी, तो मैं 1 महीने शूट के पहले मैं दिल्ली चला गया था और वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ रह रहा था। तो इसमें बस यही डिफरेंस था कि समय मेरे पास ज़्यादा था, तो मैं चीज़ों को बेटर प्लान कर पाया। मुझे याद नहीं है कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने डैनियल डे लुइस की कहीं कुछ बातें सुनी थी 2015-16 में। वो जब माई लेफ्ट फुट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे थे तो व्हीलचेयर वो छोड़े ही नहीं थे, और उनका कुछ डैमेज हो गया था स्पाइन उस चक्कर में। तो हो सकता है कि वहाँ से। और नीरज कबीर की भी मैंने एक वर्कशॉप की थी 2015 में, और वो क्राफ्ट को लेके बहुत गहरी तौर पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है डैनियल डे लुइस और नीरज कबीर से ये मैं इंस्पायर्ड हुआ। और तब भी ये साकेत कोर्ट वाली उस दुकान पर काम करते हुए जो आपने कहा कि थोड़ा उसको आप फिज़िकल उसमें भी एक्सपीरियंस में लेना चाहते हैं, तो क्या ऐसा नया एक्सपीरियंस हुआ जिसको फिर बाद में आपने अपने रोल में अप्लाई किया होगा? पहले तो वहाँ उस प्लेटें धोने और इस काम के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मतलब जब मैं प्लेट धोता था तो ऐसा था कि वो 5 रुपए का टिकिया ख़रीदता था हर दिन, तो वो टिकिया मुझे 2 दिन चलाना था, तो मैं साबुन बहुत कम यूज़ कर पाता था। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, मैं घर पे जैसे अपने प्लेट धोता हूँ मैं वहाँ पे भी वैसे ही अच्छा से साबुन लगा के कहीं कुछ दाग ना हो। और 2 बाल्टियाँ थी, एक बाल्टी में पहले झूठे प्लेट्स आप रखते हैं, दूसरे में जो है थोड़ा साफ़ पानी रहता है, उसमें आप डुबाते हैं और फिर आप वापस उसको काउंटर में रखते हैं। तो मैंने झूठे प्लेट्स रखे और फिर जब इसमें डुबाया तो साबुन का टिकिया लिया, अच्छे से साफ़ किया उसको, और उसने देखा कि मैं इतना साबुन यूज़ कर रहा हूँ तो उसने मुझे हड़का दिया, बोला कि यार साबुन 2 दिन चलाना है, तुम 10 प्लेट में साबुन ख़त्म कर दोगे, कम यूज़ करो। तो फिर मुझे समझा अच्छा कि यहाँ ऐसा काम होता है। ऐसे 1-2 और भी फ़नी इंसिडेंट्स हुए। एक बार क्या हुआ कि अब ये बेचारे ऑब्वियसली एक बहुत छोटा सा स्टॉल चला रहे थे और 40 रुपए का प्लेट में जो भी खाना मिलता है। क्या बेच रहे थे? रोटी सब्ज़ी और दाल, और जो रोटी है वो इनके पास तंदूर की एक भट्टी थी, उसमें ही बनती थी। तो पनीर की सब्ज़ी हर ऑल्टरनेट डे बनती थी, और पनीर को जो है वो बहुत हाइजीनिक कंडीशन में नहीं स्टोर कर रहे थे वो, क्योंकि उनके पास वो फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो किसी और के फ्रिज में वो रखते थे, और वो फ्रिज की साफ़ सफाई वो आदमी नहीं करता था, तो उसमें थोड़े कॉकरोच भी घूम रहे हैं पनीर वनीर के ऊपर। तो वहाँ से जो है पनीर मैं लाता था, और मैं ही लाता था, वो तरह बलराम जाके पनीर लाओ, मैं पनीर लाया। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने पनीर दिया किसी को और वो पनीर खट्टा निकला, 2-3 दिन पुराना हो गया।
तो जो कस्टमर थे उन्होंने बोला कि यार ये तुमने खट्टा पनीर खिला दिया, मेरे को पैसे वापस चाहिए। तो उनकी झगड़ा हो गई, उनका झगड़ा हो गया वहाँ पे। तो फिर उसने मुझे बुलाया, मेरे सेठ ने, बोला इधर आओ। मैंने बोला हाँ। बोला जाओ 1 kg चीनी लेकर आओ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, ले आता हूँ। तो मैं ले आया और फिर उन्होंने इतने बड़े पतीले में जिसमें पनीर बन रही थी, उन्होंने पूरा चीनी का जो है थैला उल्टाया, उसको अच्छा से मिक्स किया और अगले कस्टमर को सर्व किया। किसी ने कुछ कंप्लेन नहीं किया। तो ऐसी टाइप की चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके का चालूपंथी जो है, स्ट्रीट स्मार्टनेस जो होता है कि आप स्ट्रीट पे जब आप रहते हैं तो आप हमेशा बहुत अलर्ट रहते हैं, एक अलग किस्म का दुनिया है वो। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत इंटीमेटली मैंने देखा कि अच्छा लोग कितने कनाइविंग है, कितने प्लान करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं सर्वाइवल के लिए। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें, एक्सपीरियंसेस ने मुझे बहुत हेल्प किया बलराम को समझने में, उसकी डुअलिटी को समझने में। और इस बीच जो आदर्श था, जो कि बलराम पोज कर रहा था, वो सेठ ने कभी ये शक संदेह नहीं किया? कभी नहीं। आखिरी दिन पे मैंने उनको बोला कि सेठ केले कहाँ मिलते हैं, उन्होंने बोला सिग्नल पे। मैं बोला लेकर आता हूँ, और कभी वापस नहीं किया। अच्छा, इस सब के बदले में कितने पैसे मिले? 100 रुपये दिन के। 100 रुपये दिन के। हाँ। मैंने बार्गेन भी किया, उन्होंने पहले बताया 80। मैंने पूछा लोगों से कि कितना क्या मिलता है, मैंने बोला 150। तो फिर बातचीत में फिर 100 में एग्रीमेंट हुआ हमारा, क्योंकि या तो फिर उनको शक हो जाता कि नहीं है जो भी बोल रहा हूँ अगर ले ले। और मैंने बैक स्टोरी भी बनाई थी कि किसी दिन उनको शक हो गया तो उन्होंने एक बार पूछा भी था कि तुम कहाँ से हो, क्या क्या करते हो। एक दिन कुछ खाली समय भी बहुत होता था, 2-3 घंटे कोई आता नहीं था, तो वो भी बैठ के अपना बीड़ी सुलगा रहे हैं, मैं भी बगल में बैठा हूँ। पूछा कि तुम हो कहाँ से आए हो, क्या करते हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो शहर में। तो मैंने बताया कि नहीं, मेरे अंकल जो हैं वो पेंटिंग का काम करते हैं और मैं उनके साथ रहता हूँ, 5-6 लोग और रहते हैं हम लोग साथ में। और मैं जो है शाम को जो, अच्छा मैंने उनको बोला कि मैं 8 से 8 नहीं काम कर सकता, 8 से 6 काम करूँगा, क्योंकि 6 बजे मुझे वापस जाना है। मैं कॉल सेंटर की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ ताकि मैं कॉल सेंटर में अप्लाई कर सकूँ। तो बोले अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो अपने बेटे को टॉन्ट मारते थे कि देखो सीखो कुछ इससे, इंग्लिश सीख रहा है, मेहनत कर रहा है, जाके भी और पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने एक बहुत सॉलिड बैक स्टोरी जो है वो बना रखी थी अपनी, कि कभी शक हो जाएगा तो। मतलब कि एक दूसरी जगह पर अभिनय करने के लिए आपको एक तीसरी जगह पर अभिनय करने का जो एक अनुभव हुआ, वो भी बड़ा दिलचस्प। बहुत दिलचस्प, बहुत। मतलब मुझे ऐसे फील होता था कि मैं स्पाई हूँ। और मुझे होटल वालों को भी मेरे पे बहुत शक होता था कि मैं हूँ कौन, क्योंकि वो चाची 420 में जैसे कमल हसन एक बार कोरियोग्राफर बन के निकलते हैं और एक बार चाची बन के निकलते हैं। तो मेरा भी वैसी था, सुबह बलराम बन के निकल रहा हूँ और शाम को वापस घुस रहा हूँ तो घुसने नहीं देते होटल में, कहाँ जाना है। मैंने कहा भाई मैं यहीं रहता हूँ, फिर चाबी दिखाता था मैं उनको, बोलते रहिए। फिर फॉलो करवाते थे रूम तक, देखने के लिए कि सही में यहाँ रह रहा है कि कुछ बदमाशी करने हैं। फिर शाम को मैं शावर लेके मॉल में जाता था वो सैलड खरीदने, तो अपने कपड़ों में आ रहा था, आदर्श के कपड़ों में। तो फिर देखते रहे ये इतना लग रहा है ये हैक्स, तो उनको समझ ही नहीं आया आखिरी तक कि मैं हूँ कौन, क्योंकि मैं 10-15 दिन ही वहाँ रहता था और उनकी भी स्टाफ चेंज होते रहती थी रोटेशन पे। तो बहुत दिलचस्प एक्सपीरियंस। तो इस फैसले ने और इस 2 हफ्ते वहाँ काम करने ने आपके रोल में अपरेंटली कुछ एडिशन किया, ये आप देख पा रहे थे? बहुत मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंस मेक किया, खास करके वो डुअलिटी और वो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस की मैं बात कर रहा हूँ वो ये करने में। क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि हम सब पूरे टाइम एक्टिंग ही कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल हम अकेले हैं कमरे में। कोई भी जगह पे आप मिल रहे हैं, आप हर इंसान से अलग है, परिवार के साथ अलग है, दोस्तों के साथ अलग है। बलराम का भी वही हिसाब है, परिवार के साथ वो थोड़ा वन अप करके रहता है अपने भाई के साथ, बड़ा भाई है पर ये उसको बोलता है कि अरे आप नहीं जानते भैया। अब अशोक सर के साथ है कि नहीं सर हम कर लेंगे। तो ये जो डुअलिटी है उसमें एक और जो लेयर डालना के साथ में जो प्लॉट भी कर रहा है, ये जितना बेवकूफ़ बता रहा है अपने आप को उतना है नहीं। तो ये चीज़ें और उसका वो पोस्चर भी ये कर पाना ना, क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो मैनुअल फिजिकल लेबर करते हैं वो कर के उनके कंधों पे इतना शायद बोझ होता है और साइकोलॉजिकली भी कि उनका स्पाइन थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसे ही थोड़े चलते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, मतलब ऑब्वियसली
बहुत कठिन जीवन देखते हैं वो, तो उस वजह से ना वो फिज़िकली दिख जाता है उनके शरीर में। तो वो चीज़ मैंने बलराम का मुझे वहाँ से मिला है कि जैसे कि कंधों पे एक बोझ है पर एट द सेम टाइम उसके हाथ बहुत फ्रीली हिलते हैं, फ्री स्पिरिटेड है पर दुनिया का बोझ उसको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की और ख़ुद की उसी के ऊपर है पूरी। इस फिल्म ने तो आपको काफ़ी, सब लोग एक दूसरी तरह का क्रिटिकल और पॉपुलर एजम्पशन में काफ़ी अच्छी तरह से ये जो बलराम हलवाई उतरा। अभी क्या एकेडमी अवार्ड्स को लेकर भी हम सुन रहे थे कि कुछ फिल्म की चर्चा थी, उसके नॉमिनेशन वगैरह? हाँ, एक कैटेगरी में हम नॉमिनेट हुए हैं, अडेप्टेड स्क्रीन प्ले में। हाँ, उसमें नॉमिनेशन मिला है ऑस्कर्स में। तो ये सुनते हुए कैसा आपके मन में एहसास है कि ये एकेडमी अवार्ड्स के लिए फ़िल्म जिसमें आप भी जुड़े हुए हैं? बहुत अद्भुत लगता है, मतलब क्या ही बोलूँ। कभी सोचा नहीं था कि इतने जल्दी वो देखने को दिन मिलेगा कि एक फ़िल्म का पार्ट रहूँ जो ऑस्कर्स में जाए। अनफॉर्चुनेट है कि शायद इन पर्सन नहीं अटेंड कर पाऊँ और उस माहौल को एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँ इन पर्सन, बट इट्स द बेस्ट आउट ऑफ वॉट एवर वन कैन गेट। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी क्या स्थिति है, मतलब करियर के जिस पड़ाव पर अभी आप हैं, तो अचानक आप स्पॉटलाइट में हैं और नई फिल्में वगैरह मिलने का क्या एक सिलसिला है? हाँ, काफ़ी सारी स्क्रिप्टें पढ़ रहा हूँ मैं, काफ़ी ऑडिशंस दे रहा हूँ। इतनी कभी वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़ी नहीं है एक साथ। तो बस यही प्रोसेस जारी है और मेरी कोशिश यही है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत सेल्फिश कारणों के लिए एक्ट करता हूँ, सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए। मुझे किसी और से ख़ास, मतलब ऑल्दो मैं बहुत, मेरे में ग्रैटिट्यूड है जो लोग जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को, पर मैं प्राइमरीली मुझे लगता है कि मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वही करना चाहता हूँ। रात को सोते समय ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि मुझे कम्प्लीटली मैं कन्विंस नहीं हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसी कहानियाँ, ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करूं जिनके साथ मेरी विजन अलाइंड रहे और ऐसी फिल्मों का पार्ट रह सकूं, जैसे कि अनुराग सर का भी जो ये है कि प्रीच ना करूं ऐसी फिल्मों में भी पर अगर कोई चीज़ किसी को क्वेश्चन कर रही है तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, कि आपको सोचने पे मजबूर करती है कि आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है या दोनों नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो एक्टर्स आपके देखे हुए हैं, वो कौन से एक्टर्स हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं ख़ास तौर पर? बहुत सारे हैं ऐसे तो एक्टर्स सर। इंडिया से आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, के मेनन, इरफान साहब, आमिर खान का मैं समय बहुत बड़ा फ़ैन था। वेस्ट में मुझे जो पेशी बहुत पसंद है, डैनियल डे लुइस, फिलिप सीमोर हॉफमैन, बहुत से नाम तो मैं बोलते रहूँगा। तो आपने जिन एक्टर्स के नाम लिए उनमें से या फिर उनसे अलग किसी एक्टर का कोई ऐसा मोमेंट अगर आपको याद आता हो किसी फिल्म में कि लगता हो कि अरे ये कैसे कर दिया, कैसे हो गया होगा ये? ऐसे तो मुझे बहुत बार लगा है फिल्मों में कि पता नहीं कहाँ ही खो गए हैं ये लोग करते करते। एक मुझे याद है बास्केटबॉल डायरीज़ करके फ़िल्म थी लियोनार्डो डिकैप्रियो की, जिसमें बहुत छोटे थे वो, शायद 16-17 साल के रहे होंगे। और उसमें एक वो जो हेरोइन एडिक्ट होते हैं वो, तो एक सीन है जिसमें उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो अपने घर वापस जाते हैं और वो दरवाज़े के इस तरफ हैं और दरवाज़े के इस तरफ उनकी मम्मी है और उनको वो पहले तो उनकी मम्मी को बहुत, क्योंकि वो घर से भाग गए होते हैं डिकैप्रियो, तो उनकी मम्मी को बहुत उनका दिल आ जाता है कि इतने दिन बाद देख रही हूँ मैं अपने बेटे को और उसको पता है कि मेरा बेटा जंकी है। तो पहले तो वो इमोशनल हो जाती है और लियोनार्डो भी अपनी मम्मी से मिल रहा है तो पहले नॉर्मली जो है वो स्मॉल टॉक करता है, फिर उसकी बात जो है वो पैसे पे आ जाती है। वो बोलता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो जैसे ही पैसों की जिक्र होती है मम्मी बोलती है कि पैसे तो मैं नहीं दूंगी, इस हैबिट को मैं और फ्यूल नहीं करूँगी। और वहाँ से जो सीन ऊपर चढ़ता है वो ख़त्म होता है जहाँ पे लियोनार्डो डिकैप्रियो अपनी मम्मी को बिच बुला रहा है और मतलब
बहुत सारे एक्सप्लेटिव्स यूज़ कर रहा है और उसकी मम्मी रो रही है, उनको पता नहीं क्या करना है पर पैसे नहीं देने हैं और वो यहाँ से धक्का मार रहा है डोर को और वो वहाँ से धक्का मार रही है कि नहीं मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूँगी। तो उस सीन में तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो। और इतने यंग उम्र में वो इतने कॉम्प्लेक्स इमोशन को समझना और उसको एग्जीक्यूट कर पाना आई थिंक बहुत ही मुश्किल है किसी भी इंसान। ऐसे एक और सीन था फिलिप सीमोर हॉफमैन और वाकिन फीनिक्स का द मास्टर में, जहाँ पे वो दोनं जो हैं बगल बगल जेल सेल्स में हैं और वो दोनों की जो है एक वर्बल बैंटर चल रही है और एक तीसरे प्रिजन सेल में कोई एक आदमी है। तो जो वाकिन फीनिक्स है वो बहुत ज़्यादा वर्कअप हो गया है और मतलब वो मार रहा है उस प्रिजन सेल पे, पंच वंच कर रहा है, चिल्ला रहा है और बीच में उसका गुस्सा जो है एक तीसरे प्रिजनर पे भी उतर गया है। तो मतलब एनर्जी जो है हर डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो वो सीन भी मुझे बहुत हमेशा ग्रिप करता है। एक तीसरा सीन है राधिका आप्टे का। ये उस शॉर्ट फिल्म का सीन है जिसमें मैं था, क्लीन शेवन नाम का, और आई थिंक ये सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम अमेरिका में अवेलेबल है, इंडिया में मुझे पता नहीं आप कैसे देख सकते हैं। बट एक बहुत छोटा सा सीन है कि राधिका आप्टे अपने बाल को कलर करती हैं एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हर हस्बैंड, और वो वापस आती हैं। उसका जो उनके हस्बैंड प्ले कर रहे हैं वो सत्यदीप मिश्रा और उनकी एक बेटी है। तो उन सत्यदीप ऑफिस से वापस आते हैं और देखते हैं कि ये लाल बाल में बैठी हुई है ऐसे। तो ये तुमने क्या कर लिया, और उसके सब सूटकेसेस पैक्ड हैं। तो निकलना चाहती हैं घर से, तो निकल रही होती हैं तो उनको याद आता है कि मेरी बेटी भी है, तो उसकी बेटी का हाथ पकड़ती है। तो सत्यदीप जो है बेटी को उठा लेते हैं और फिर बेटी को लेके उनमें स्ट्रगल चल रहा होता है। और बहुत ही सटल ये है कि ये यहाँ से खींच रहा है बेटी को और ये वहाँ से खींच रहे हैं। तो जो खींचातानी में जो एक अलग कुछ निकल के आ गया था जब मैंने देखा, बहुत यहाँ पे सीधा लगता है वो। और फिर फाइनली वो छोड़ देती है बेटी को और बैग्स लेके जाती है, तो उसका हाथ पकड़ते हैं। तो 2 सेकंड रुकती है और सोचती है, और आपको लगता है कि शायद ये रुक जाएगी, और फिर अपने हैंड बैग से उसके मुंह पे 2-3 मारती है और चले जाती है। तो ये कुछ सीन्स जो हैं ऐसे, आई एम श्योर अगर मैं याद करूँ ऐसे और भी बहुत सारे सीन्स हैं। बट अच्छा, आपने इसके वाइट टाइगर के बारे में तो बताया कि बलराम ने कैसे अपने कैरेक्टर को थोड़ा कन्विंसिंग बनाने के लिए आपने जो किया, लेकिन कई बार होता है कि ऑडिशन तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं कि आपके पास एक पेज आ गया हार्डली, जिसमें कहीं आपका एक छोटा सा, उसके पहले कोई कैरेक्टर है, उसके बाद कोई कैरेक्टर है। तो आप जब ऑडिशन अपना कहीं दे रहे होते हैं या करके भेज रहे होते हैं, तो कैसे आप तैयारी करते होते हैं जबकि आपको मालूम नहीं कि कहानी क्या है और आगे क्या होगी? उस केस में कैसे उस छोटे से पीस को परफॉर्म करते हैं? मैं एक तो सवालें पूछता हूँ काफ़ी, या तो फ़ोन पर या वहाँ पहुँच के कोशिश करता हूँ पहले, अगर जवाब मिल जाए तो बेटर है। तो जो बेसिक 5 चीज़ें हैं, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, हु, ये चीज़ें मैं क्लियर कर लेता हूँ। और फिर अपने से मैं बैक स्टोरी जो है उसका बनाता हूँ। कभी कभी ये होता है कि आपने बैक स्टोरी कुछ और बना लिया है, कहानी तो कुछ और ही है। तो फिर ऐसे केस में मैं मतलब जो है बैक स्टोरी सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए बनाता हूँ, और अगर मुझे वहाँ जाके मालूम पड़ रहा है कि ये नहीं है कुछ और है, तो फिर वो चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ पीछे। तो आई थिंक वो बहुत एक वेरिएबल फ्लेक्सिबल अप्रोच रखता हूँ मैं, कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से मैं तैयारी करता हूँ। तो आदर्श, हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि कोई ऐसी बात जो मैंने आपसे नहीं पूछी है और आप चाहते थे कि इस इंटरव्यू में आप बोलें, अभी आप कह सकते हैं। तो आपने असमंजस में डाल दिया, ऐसे कुछ सोच रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, तो आखिर में हम, जैसा कि शुरू बीच में हमने आपसे वादा लिया था कि आप हमको उस ईपी से एक गाना सुनाएंगे और आप अपनी क्लासिकल सिंगिंग का एक छोटा नमूना दिखाएंगे। ईपी से तो मैजिक मैन गा सकता हूँ। मेरे बैंड वाले बोलेंगे भाई क्या कर रहा है तू, बेइज्जती, गंदा सा गाना गा रहा है, 5-6 साल से जैम नहीं किया तूने। ये मैजिक मैन करके गाना था, तो ये कुछ ऐसा है।
I saw God take away your soul for what's right and what's wrong. My conscience tells me not to breathe, but I will put an end to this misery. Getting sucked in by this heavy storm. Swear I won't give up. I'll swim my way through these currents. I promise I won't be cast away. कुछ ऐसा। कितने दिन बाद गाया होगा ये गाना आप? ये मैंने कम से कम 2-3 साल बाद गाया। हाँ। लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठा दिया लास्ट में, आवाज़ थोड़ा फट गया। पर हाँ, ये गाना मेरा सबसे मनपसंद गाना था हमारे ईपी में से। इसका नाम मैजिक मैन था। हमने जब ईपी बनाया था बहुत इंटरेस्टिंग था। गाने लिखे तो मैंने लिरिक्स 3 गाने के मैंने लिरिक्स लिखे थे। तो हमने ऐसा किया कि जिसने जो गाना लिखा है वो उसका नाम नहीं देगा, कोई और देगा। तो ये गाना लिखा मैंने था, पर इसका नाम मेरे गिटारिस्ट ने दिया, मैजिक मैन। अब आप हमको कुछ क्लासिकल सिंगिंग की याद कीजिए। क्लासिकल सिंगिंग तो सर क्या ही गाऊँ मैं। एक राग भैरव पे मेरे को बहुत पसंद था। एक मीनू दास जो मेरी पहली गुरु थी, उन्होंने मेरे को ये सिखाया था। भोर भये घर आए पिहरवा, भोर भये घर आए पिहरवा, जाय रहे सो तन के घरवा, जाय रहे सो तन के घरवा, भोर भये घर आए पिहरवा, लिपटत ददिमा सर पे सोहत, लिपटत ददिमा सर पे सोहत, भूल गई नैनन के रे कजरवा, भोर भये घर आए पिहरवा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आदर्श, आपने हमारे लिए इतना समय दिया और इतनी सारी बातें और गाने हमारे लिए बिना किसी संकोच के गाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात का कि मैं आपके शो पर आ पाया और आपसे मैंने ढेर सारी बातें की। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि कॉलेज के दिनों हम देखते थे आपके सब इंटरव्यूज़, और कभी ऐसा लगा नहीं कि ये इतनी जल्दी ऐसे दिन देखने मिलेंगे जहाँ आपसे बैठ के यहाँ बातें कर रहा हूँ। पर बहुत मज़ा आया। मुझे तो लगता है कि ये आपकी लगन का, आपकी मेहनत का, आपके परसिस्टेंस का ही नतीजा है कि हमारी और आपकी मुलाकात यहाँ हो पाई। तो हम आपके लिए बहुत शुभकामनाएं करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह तरक्की करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आदर्श गौरव, जो कि एक यंग एक्टर और सिंगर हैं। प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमें लिखना चाहते हैं, तो लिखिएगा ज़रूर guftagoo@rekhta.org पर। क्विक एंड इजी कार लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, ताकि आपके सपनों को ब्रेक ना लगे।